हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज हम आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जो एटम होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व राउंड करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि अपने ऑर्बिट में इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था कि जो एटम होता है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव है। किसी भी एटम में जित नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम में कोई भी चार्ज नहीं आता है और एटम न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन में तो आपको पता ही है कि कोई भी चार्ज नहीं होता है, राइट। अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। In 1879, an English chemist William Crookes experimented to investigate electric discharge through gases. विलियम क्रूक ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक गैसेस में से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया था, और उससे उन्होंने उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। क्या था कि वैसे तो जो गैस होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि गैस में जब आप कुछ करंट पास करोगे तो पास नहीं करेगा क्योंकि वो पुअर होती है। लेकिन अगर आपने स्पेशली एक सेटअप किया है जिसमें आपने एक ग्लास ट्यूब में गैस को फिल किया है बहुत ही लो प्रेशर में, करीब 0.01 से 0.001 mm ऑफ मर्करी के इस प्रेशर को मेंटेन करते हुए अगर आपने किसी भी ग्लास ट्यूब में अगर गैस भरी है और बहुत हाई वोल्टेज करंट पास कर रहे हो, करीब 10,000 वोल्ट का करंट पास कर रहे हो, तो क्या होता है आप देखते हो कि उसमें जो गैस होती है वो पुअर से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है, तो वही चीज का इन्होंने इसी इंफॉर्मेशन में फायदा उन्होंने उठाया, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ग्लास जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है वो क्या होता है, वो ग्लास का बना होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दोनों तरफ इसके दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं होता है, मेटल की प्लेट रहती हैं जो कि हाई वोल्टेज सोर्सेस से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, और जब हाई वोल्टेज सोर्स से आप करंट पास करते हो तो इन मेटल की प्लेट के थ्रू करंट अंदर गैस में पास होता है। तो ये पूरा सेटअप था। इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल से जो मेटेलिक प्लेट अटैच थी उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है जो प्लेट उसको एनोड कहते हैं। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा रहता है जिसकी मदद से सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब के अंदर का पूरा जो गैस होती है या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, मतलब गैस निकाल ली जाती है ताकि अंदर जो है वो बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन हो सके, ताकि गैस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, तो ये वाला पूरा कैथोड रे का ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप इस तरीके से था। एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब था, उसके दोनों एंड में दो मेटेलिक प्लेट्स लगी थी। जो नेगेटिव टर्मिनल से लगी थी वो कैथोड था, जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगी थी वो एनोड था। इन दोनों को हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया था। वैक्यूम पंप की सहायता से ग्लास ट्यूब के अंदर की सारी गैस निकाल ली थी। तब तक निकाल ली थी जब तक अंदर बहुत लो प्रेशर मेंटेन ना हो जाए। अब क्या हुआ, जब फिर उसके बाद इन्होंने जो क्या था इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं, और कैथोड के अपोजिट एंड में वो रेज जब टकरा रही हैं तो ग्रीन कलर की चमक, फ्लोरोसेंस आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना आप इस डायग्राम में, कैथोड जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि अपने अपोजिट एंड में जब टकराती हैं तो वहां पे ग्रीन फ्लोरोसेंस
निकलता है। इन्होंने चूंकि ये जो रेस थी वो कैथोड से निकल रही थी, इसलिए विलियम क्रूक ने इन रेस को कैथोड रेस कहा। ठीक है। फिर इन्होंने और फर्दर इसको एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने टेस्ट किया कि आखिर ये कैथोड रेज में कोई चार्ज होता है कि नहीं। तो इन्होंने इसमें क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच से पास किया। जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच से पास किया तो इसमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, क्योंकि ये अपोजिट तरफ में अट्रैक्ट हो रही थी। He showed that the emitted rays were negatively charged by studying the direction in which rays were deflected by a magnet. तो मैग्नेट में जिस डायरेक्शन में रेस रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे ये पता चल रहा था कि कैथोड जो होती है, कैथोड रेस जो होती है नेगेटिवली चार्ज रेस होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक ने किया था और उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को फिल किया बहुत ही लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज करंट पास जब किया, तब उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेस निकलती हैं जो कि अपोजिट साइड पे टकराने से ग्रीन फ्लोरोसेंस पैदा करती हैं। जब इन रेस को मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया गया तो पता चला ये कैथोड रेस जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर किन्होंने किया था, जे जे थॉमसन ने भी किया, क्योंकि विलियम क्रूक्स ने ये तो बता दिया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैथोड से रेज निकलती हैं और वो कैथोड रेज कहलाती हैं। लेकिन आखिर ये कैथोड रेज किस चीज से बनी होती है इसके बारे में विलियम क्रूक ने कुछ नहीं बताया था। तो फिर और फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर फाइनली 1897 में जे जे थॉमसन ने ये प्रूफ कर दिया कि कैथोड से निकलने वाली जो रेज होती है, कैथोड रेज, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनती हैं और उन पार्टिकल्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जे जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा था। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। These electrons are present in the atom of each element. इन्होंने ये भी बताया था चाहे वो किसी का भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट रहेगा। मतलब किसी भी एटम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, स्मॉल ई, और ऊपर जीरो लिखते हैं और नीचे -1 लिखते हैं। जीरो मतलब होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन -1 का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई। सुपरस्क्रिप्ट में जीरो लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में -1 लिखते हैं। जीरो रिप्रेजेंट करता है मास, -1 रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। Thomson's observation were used to define characteristics of cathode rays. जब थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेस में पता किया गया कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज की। इन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन कैलकुलेटेड देयर चार्ज टू मास रेशियो। उनको थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का साइज पता करने की कोशिश करी। तो इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, ई अपॉन एम रेशियो निकाला। ई मतलब होता है चार्ज और एम मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उन्होंने ई अपॉन एम रेशियो निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.78 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। इतनी वैल्यू इसकी आई। Thomson also noticed that the value of charge to mass ratio was the same for all electrons irrespective of the nature of the gas and the material of the electron. अब उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग प्रकार की गैसेस भरी और इलेक्ट्रोड्स भी जो थे वो अलग अलग मेटल के लगा के देखे। जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे अलग अलग गैसेस के थ्रू और अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तब फिर उन्होंने देखा कि ई अपॉन एम का जो रेशियो है उसकी वैल्यू 1.78 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम ही आ रही है। मतलब ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही आ रही है, ये चेंज नहीं हो रही है। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर मैटर के अंदर एटम्स होते हैं और हर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड द एटम इज नॉट इंडिविजिबल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। और इससे ये भी पता चलता है कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता है। एटम को आप डिवाइड कर सकते हो, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को करके कर दिया था और उन्होंने बताया था कि ई अपॉन एम रेशियो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में वो फिक्स होता है, वो 1.78 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम होता है। ठीक है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कैथोड रेज की? सबसे पहले कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू गैस कैप्ट एट लो प्रेशर। कैथोड रेज कब प्रोड्यूस होती है? कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं जब डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत लो प्रेशर पे आपने गैस फिल करी है और हाई वोल्टेज करंट पास किया है, तो कैथोड से रेज निकलती हैं और इन्हीं को हम कैथोड रेज कहते हैं। तो आप ये दो कंडीशन है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर होना चाहिए वो बहुत लो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपको हाई वोल्टेज करंट पास करना है। नेक्स्ट, cathode rays consist of negatively charged particles because when an electric field was applied in the path of cathode rays, the rays got attracted or bent towards the positively charged phase. जो cathode rays होते हैं वो negatively charged particles से मिलके बनते हैं, क्योंकि जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और कैथोड के रास्ते में दो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई गई, तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है। तो आपने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो चूंकि ये जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसका मतलब ये पता चला कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनती है। तो कैथोड रेज को इसलिए नेगेटिव बोला गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्लेट की पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट हो रही थी। Third, cathode rays are a stream of fast-moving charged particle. It was observed that when a lightweight wheel was placed in the path of cathode rays, the wheel began to rotate. अच्छा, जो ये जो cathode rays है, ये बहुत फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर होते हैं, मतलब पार्टिकल से बनी हुई है ये वेव्स। क्यों? क्योंकि अगर इसके रास्ते में बीच में एकदम हल्की सी पत्ती वाला आपने एक व्हील रख दिया तो वो उससे जब जब ये इलेक्ट्रॉन्स उससे टकरा रहे थे तो वो व्हील था वो रोटेट होने लगा था। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने अगर हवा, जैसे हवा से वो फिरकी जो होती है जब वो टकराती है तो उसके व्हील्स घूमने लगते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसके साथ हो रहा था कि मेटल की बहुत पतली सी फॉइल एक यहाँ पर लगा रहे थे, इसके बीच में रास्ते में लगा रहे थे, तो कैथोड रेज के पार्टिकल जब उससे टकरा रहे थे तो वो जो व्हील थी वो रोटेट होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेज है ये एक्चुअली में पार्टिकल से मिलके बनी है। राइट। नेक्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या पता चली, जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे लाइट भी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जहां से लाइट पास हो रही है अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लगा दिया जाए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो पीछे उसकी शेडो बच जाती है। ठीक उसी तरीके से कैथोड रेज के साथ भी हो रहा था। जब कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई भी इन्होंने ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेट लगा दे रहे थे तो उसकी शेडो पीछे पड़ रही थी। इसका मतलब ये क्या हो रहा था? इसका मतलब इससे ये प्रूव हो गया था कि कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अ शैडो वाज फॉर्म्ड ऑन द वॉल opposite to cathode when a solid object was placed in the path of cathode rays. A shadow will be formed only if cathode rays travel in a straight line. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की कि कैथोड रेज आपकी कैथोड से निकलती हैं। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेज जो होते हैं वो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इतने फास्ट मूव करते हैं ये कि अगर इनके रास्ते में अगर आपने व्हील रख दिया, लाइट वेट का व्हील रख दिया तो वो रोटेट होने लगता है जब ये कैथोड रेज पार्टिकल्स उससे टकराते हैं। अब कैथोड रेज के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनती हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन की? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जिनका मास डेफिनेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी डेफिनेट होता है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज a negatively charged particle having a definite mass and a definite electric charge. Next, an electron is an integral part of an atom and all the matter. हर मैटर के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एटम्स का। ठीक है, कोई भी एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम का इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट, द चार्ज टू मास रेशियो, मतलब अगर ई अपन एम रेशियो निकालोगे आप इलेक्ट्रॉन का, जो हमेशा कांस्टेंट निकलेगा, जिसकी वैल्यू 1.78 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम पर ग्राम होगी। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, पर ग्राम, right? The value of E upon m is the same irrespective of the nature of the gas and the material of the electrodes used in the discharge tube. दूसरी बात ये है कि जो E upon m रेशियो है इलेक्ट्रॉन के केस में वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, भले ही आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस फिल कर लें या आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें।
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड, जब मास निकाला गया इलेक्ट्रॉन का तो उसका मास कितना निकला इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 इज द पावर माइनस 31 kg, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम मास को जीरो मान के चलते हैं, which was about 1/1837 of hydrogen atom. Therefore, electrons are considered to have a negligible mass, ना के बराबर, यानी almost zero mass माना गया है। The charge of an electron is 1 unit चार्ज। एक्चुअली जो हम चार्ज लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का वो -1 लिखते हैं, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 रेज द पावर -19 कूलम। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन ये इतनी छोटी होती है कि इसको राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट हमने उसको -1 बोलते हैं। ठीक है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड टू बी 1.602 इंटू 10 रेज द पावर -19 कूलम्स इन 1908 बाई R.A. मिलिकन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है इसका पता 1908 में आर.ए. मिलिकन ने लगाया था। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया, ये 2 डायग्राम्स शो कर रहे हैं, एक फास्ट मूविंग व्हील रख दिया है। इस डायग्राम से ये बता रहे हैं कि जब कैथोड के पार्टिकल्स इस व्हील से टकराएंगे तो ये व्हील मूव करने लगेगा, है ना। और उसी तरीके से दूसरे डायग्राम में ये बता रहे हैं कि जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि उसके पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रख देते हो तो लाइट उससे आर पार नहीं, उस कैथोड रेज से आर पार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसके पीछे उसका शैडो बन जाता है। तो शैडो बनना ये प्रूफ कर देता है, ये प्रूफ कर देता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू।